ये एक ऐसी 5 मंजिला इमारत की जो 88 फीट ऊंची हो, सादियों से खड़ी हो और हैरान की बात यह है कि उसकी कोई नींव ही ना हो। बिना फाउंडेशन का इतना विशाल महल। बिल्कुल। या फिर एक ऐसा आलीशान महल लीजिए जिसे किसी शाही ऐशो आराम के लिए नहीं बल्कि भयानक अकाल और भुखमरी से लोगों की जान बचाने के लिए बनवाया गया हो, एक आपातकालीन योजना की तरह। सही कहा। आमतौर पर ना जब हम राजपुताना या राजस्थान के ऐतिहासिक महलों का जिक्र करते हैं तो ध्यान सीधे उनकी शानो शौकत पर जाता है। हाँ, उनमें लगे कीमती संगे मरमर और विलासिता पर। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आज इस गहरे विश्लेषण के लिए हमने जिन हस्तलिखित नोट्स को खंगाला है ना, वो एक बिल्कुल नया नजरिया पेश करते हैं। अच्छा, हाँ, ये नोट्स बताते हैं कि इन महलों का निर्माण सिर्फ वास्तुकला का प्रदर्शन नहीं था। इन मजबूत दीवारों के रूप में दरअसल उस दौर की कूटनीति, संकट से निपटने के तरीके और राजनीतिक दांव पेच को पत्थर में उकेर दिया गया था। सही बात है। और आज की इस डीप ड्राइव का मिशन भी यही है। हम सिर्फ इमारतों के आकार या उनके रंग रूप तक सीमित नहीं रहेंगे। हमें उनके पीछे के कारण समझने होंगे। बिल्कुल। हम उन कहानियों और मजबूरियों की गहराई में जाएंगे जिन्होंने इन स्ट्रक्चर्स को आकार दिया। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे विषय से जो थोड़ा विरोधाभासी लगता है। मतलब? रेतीले इलाकों में पानी वाली बात। हाँ, राजस्थान, जिसे आमतौर पर एक सूखे या रेतीले इलाके के रूप में देखा जाता है, वहाँ कुछ सबसे विशाल और महत्वपूर्ण महल पानी के बीच बीच बनाए गए हैं। जैसे उदयपुर की पिछौला झील में और उसके किनारे बने महल। सही पकड़ा। सबसे पहले जिक्र आता है राजमहल का, जिसे हम सिरी पैलेस भी कहते हैं। महाराणा उदय सिंह द्वारा बनवाए गए इस विशाल महल को, मतलब इन नोट्स के अनुसार, राजस्थान का विंजर कहा गया है। ये तुलना बहुत दिलचस्प है ना? इसके एक हिस्से में महाराणा प्रताप स्मृति संग्रहालय है और दूसरे में आज भी राजपरिवार रहता है। इसे विंजर कहना बिल्कुल सटीक है, क्योंकि जैसे ब्रिटेन का विंजर कासल एक लंबे समय तक सत्ता और सुरक्षा का केंद्र रहा, वैसे ही उदयपुर का ये सिटी पैलेस था। बिल्कुल। लेकिन अगर इस महल के किनारे से थोड़ा आगे बढ़ें, झील के ठीक बीचों बीच, तो एक और अनोखा निर्माण दिखाई देता है, जगमंदिर पैलेस। वो हाँ, जगमंदिर। इसका निर्माण तो शायद महाराणा करण सिंह ने शुरू करवाया था, है ना? हाँ, और महाराणा जगत सिंह प्रथम ने इसे पूरा किया। इस इमारत का ऐतिहासिक किरदार सच में बड़ा दिलचस्प रहा है। वो कैसे? जब शाहजहां ने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था ना, तो उसने यहीं आकर शरण ली थी। अरे वाह, मतलब एक मुगल राजकुमार ने राजपूत महल में पनाह ली। बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, जब 1857 की क्रांति भड़की और नीमुश छावनी से 40 अंग्रेज परिवार जान बचाकर भागे, तो महाराणा स्वरूप सिंह ने उन्हें इसी जगमंदिर में लाकर सुरक्षा दी थी। चलिए इसे थोड़ा विस्तृत रूप से समझते हैं। अगर हम जग मंदिर को आज के संदर्भ में देखें तो ये किसी मॉडर्न सेफ हाउस या अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेटिक न्यूट्रल जोन जैसा लगता है। ये एक बहुत अच्छा नजरिया है, क्योंकि झील के बीचों बीच होने का मतलब है कि पानी एक प्राकृतिक किले या मौत का काम करता था। सही बात है। सुरक्षा और मिलिट्री स्ट्रैटेजी का एक बहुत ही सोचा समझा कदम लगता है। अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से देखें तो उस दौर के राजपूताना का राजनीतिक माहौल बेहद अशांत था। हाँ, युद्ध तो होते रहते थे। लगातार युद्ध, आंतरिक सत्ता का संघर्ष और बाहरी आक्रमण का खतरा हमेशा बना रहता था। ऐसे में सिर्फ एक रहने की जगह नहीं चाहिए होती, एक ऐसी शरण स्थली चाहिए जो अभेद्य हो, जिसे भेदना आसान ना हो। बिल्कुल। झील के पानी ने दुश्मन की तोपों और पैदल सेना के बीच एक ऐसी दूरी बना दी जिसे पार करना उस वक्त आसान नहीं था। ये वस्तुकला और भूगोल का एक शानदार सम्मिश्रण था, जिसका मुख्य उद्देश्य सर्वाइवल था। और इस पानी और पत्थर के संगम ने सिर्फ युद्ध और शरण ही नहीं देखी, बल्कि कला को भी पनपते देखा। जगनिवास की बात कर रहे हैं? हाँ, पिछोला झील में ही एक और चमत्कार है जगनिवास, जिसे महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने बनवाया था, जिसे आज पूरी दुनिया लेक पैलेस होटल के रूप में जानती है। एग्जैक्टली। हमारी रिसर्च में दरबारी विद्वान नेकराम का भी जिक्र मिला, जिन्होंने जगत विलास नाम की पुस्तक लिखी थी। जो ये दिखाता है कि जब सुरक्षा सुनिश्चित हो जाती थी, तब साहित्य और कला को बढ़ावा मिलता था। बिल्कुल। लेकिन उदयपुर के इन शांत पानियों और शरणास्थलियों से निकलकर अब एक ऐसे महल की तरफ चलते हैं जो सीधे तौर पर बीच शहर में है और जो अपनी इंजीनियरिंग से गुरुत्वाकर्षण
यानी ग्रेविटी को चिढ़ाता हुआ लगता है। यहाँ इशारा निश्चित रूप से जयपुर के हवा महल की तरफ है। सही पकड़ा। 1799 में सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया ये महल वास्तुकला का एक ऐसा नमूना है जो विश्व में कहीं और शायद ही मिलता है। इसके वास्तुकार लालचंद उस्ता थे ना, उन्होंने इसे बेहद अनोखे ढंग से डिजाइन किया था। हाँ, ये महल भगवान श्री कृष्ण और राधा जी को समर्पित है, इसीलिए इसकी आकृति कृष्ण के मुकुट यानी क्राउन जैसी बनाई गई है। यहाँ आकर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हमने शुरुआत में बात की थी एक ऐसी इमारत की जिसकी कोई नींव नहीं है। ये 88 फीट ऊंचा हवा महल वही इमारत है। बिना फाउंडेशन के 88 फीट की ऊंचाई तक ऐसी 5 मंजिला संरचना का खड़ा रहना उस दौर में ये कैसे संभव हुआ? ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। और इसके अलावा इन नोट्स में लिखा है कि इसमें 365 जाली झरोखे और करीब 953 खिड़कियां हैं। एक ऐसी इमारत जिसकी 5 मंजिलों के अलग अलग नाम हैं: शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और सबसे ऊपर हवा मंदिर। हर मंजिल का अपना महत्व। 953 खिड़कियां। उस दौर में इतनी सारी खिड़कियों की आखिर क्या जरूरत थी? देखिए, बताया तो यही जाता है कि ये रानियों के उत्सव और गंगौर की सवारी देखने के लिए बनाया गया था। लेकिन सिर्फ एक परेड देखने के लिए 953 खिड़कियों वाला 5 मंजिला महल खड़ा कर देना, ये तो बहुत ही जरूरत से ज्यादा लगता है। बिल्कुल। क्या इन खिड़कियों का कोई साइंटिफिक या इंजीनियरिंग उद्देश्य भी था? हाँ, और बहुत बड़ा उद्देश्य था। ये सिर्फ रानियों के झांकने का स्थान नहीं था, ये उस दौर का एक बेहद एडवांस्ड कूलिंग सिस्टम था। कूलिंग सिस्टम? हाँ, यहाँ फिजिक्स का एक नियम काम करता है जिसे आज हम वेंचुरी इफेक्ट कहते हैं। ओह, वेंचुरी इफेक्ट। जब हवा एक बड़ी जगह से किसी बहुत ही छोटी जगह यानी इन तंग झिल्लियों और खिड़कियों से गुजरती है ना, तो वो कंप्रेस होती है और उसकी रफ्तार बढ़ जाती है। अच्छा। खिड़कियां दरअसल गर्मी के मौसम में इस पूरी इमारत को नेचुरली एयर कंडीशन रखने का एक इंजीनियरिंग चमत्कार थीं। अरे वाह, इसी हवा के चौथे इसका नाम हवा महल पड़ा। सही बात है। और जहां तक बिना नींव के खड़े रहने की बात है, ये इमारत ठीक 90 डिग्री पर सीधी नहीं खड़ी है। तो कैसे खड़ी है? ये 87 डिग्री के एंगल पर थोड़ी आगे की तरफ झुकी हुई है। ओह, थोड़ी झुकी हुई है। हाँ, इसका घुमावदार आकार और इसकी आगे की तरफ झुकती हुई पिरामिडल संरचना पूरी इमारत के वजन को इतने सटीक ढंग से बांट देती है कि इसे किसी गहरी नींव की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये लालचंद उस्ता की इंजीनियरिंग का असल कमाल था। ये बेहद हैरत अंगेज है। यानी सामाजिक मजबूरी जैसे कि पर्दा प्रथा, जिसके चलते शाही महिलाओं को आम जनता की नजरों से दूर रखना होता था, और दूसरी तरफ राजस्थान की भयंकर गर्मी, इन दोनों चुनौतियों को मिलाकर एक ऐसी इमारत खड़ी कर दी गई जो एक एयर कंडीशनिंग यूनिट भी थी और एक सेफ ऑब्जर्वेशन डेक भी। वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण। और ऐसी ही मिलती जुलती हैरानी झुंझुनू के खेतरी महल को देखकर भी होती है, जिसे महाराजा भोपाल सिंह ने बनवाया था। इसे शेखावटी का महल भी कहा जाता है। हाँ, खेतरी महल के आर्चर्स और स्ट्रक्चर्स सच में अनोखे हैं। हमारे नोट्स बताते हैं कि खेतरी महल का डिजाइन इतना शानदार था कि आगे चलकर जयपुर के हवा महल ने इसी से प्रेरणा ली थी। इसकी संरचना लखनऊ की भूल भुलैया जैसी महसूस होती है। बिल्कुल, भूल भुलैया जैसा फील आता है। और एक रोचक ऐतिहासिक क्षण यह भी है कि महाराजा अजीत सिंह ने स्वामी विवेकानंद जी को यहीं ठहराया था। सच में इन इमारतों का हर कोना अपने आप में एक लाइब्रेरी है। ये सही बात है। वास्तुकला दरअसल उस वक्त के समाज की जरूरतों का आईना होती है, चाहे वो हवा महल का कूलिंग सिस्टम हो या जग मंदिर की शरण स्थली। लेकिन देखिए, कभी कभी ऐसी स्थितियां आती हैं जब वास्तुकला का उद्देश्य महिलाओं को दुनिया दिखाना या राजाओं का शौक पूरा करना नहीं होता, बल्कि आम जनता को मौत के मुंह से बाहर निकालना होता है। ओ, आप उस अकाल वाले किस्से पर आ रही हैं? हाँ, और यही हमारे नोट्स का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है, जो हमारी चर्चा को एक बिल्कुल नए रास्ते पर ले जाता है। जोधपुर के उमेद भवन पैलेस की कहानी सुनकर सच में दिमाग चकरा जाता है। इसे चित्तर पैलेस भी कहा जाता है ना? हाँ, चित्तर पत्थर से बने होने के कारण। सही। महाराजा उमेद सिंह ने इसका निर्माण 1928 में शुरू करवाया और ये 1940 तक चला। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा उलझ रहा हूँ। क्या हुआ? 1920 के दशक के आखिर में मारवाड़ के इलाके में भयंकर अकाल पड़ा था, फैमिन। बारिश बिल्कुल नहीं हुई, फसलें तबाह हो गईं, लोगों के पास खाने को दाने तक नहीं थे। हालात सच में बेहद खराब थे। ऐसी भुखमरी की स्थिति में जब पूरी प्रजा दुख में डूबी हो,
एक राजा अपने लिए एक विशाल और आलीशान महल बनवाने का फैसला आखिर क्यों करेगा? ऊपर से देखने पर तो यह किसी भी राजा की बेहद क्रूर और एक अनर्थकारी फिजूल खर्ची लगती है। इससे एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठता है और इस सवाल का जवाब अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में छिपा है। इकोनॉमिक्स में? कैसे? देखिए, जब ऐसी आपातकालीन स्थिति आती है तब लोगों को पैसे और अनाज दोनों की तुरंत जरूरत होती है, लेकिन एक स्वाभिमानी प्रजा खैरात या भीख लेना पसंद नहीं करती। सही बात है। और राजा भी बिना किसी काम के लंबा खजाना नहीं लुटा सकता। इसीलिए महाराजा उम्मेद सिंह ने इसे अकाल राहत कार्य यानी फैमिन रिलीफ वर्क के तौर पर शुरू किया। अच्छा, तो मतलब ये महल लोगों को नौकरी देने के लिए बन रहा था? बिल्कुल। इसे एक मॉडर्न एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जैसे कि आज की NREGA योजना होती है ना, उसके शाही रूप में देखा जा सकता है। राजा को दरअसल एक नए महल की उतनी जरूरत नहीं थी, राजा को लोगों को रोजगार देने के बहाने की जरूरत थी। अरे वाह! इस एक विशाल प्रोजेक्ट ने 12 सालों तक अकाल से प्रभावित लगभग 3000 लोगों को नियमित रोजगार, मजदूरी और खाना दिया। उस दौर में इसी महल के निर्माण ने हजारों परिवारों का चूल्हा जलाए रखा। क्या किस्से हैं इन दीवारों के? जो इमारत शुरू में राजशाही अहंकार या फिजूल खर्ची लग रही थी, वो दरअसल एक इकोनॉमिक लाइफलाइन थी। एकदम सही। आज उस उम्मेद भवन में 3 हिस्से हैं। एक तरफ घड़ियों का एक विशाल संग्रहालय है, दूसरी तरफ एक आलीशान 5 स्टार होटल है और तीसरे हिस्से में आज भी जोधपुर का राज परिवार रहता है। ये सिर्फ एक पत्थर की इमारत नहीं, बल्कि आर्थिक प्रबंधन का एक जीता जागता दस्तावेज है। बिल्कुल, और इसी तरह का डिप्लोमैटिक और कूटनीतिक प्रबंधन हमें जयपुर के मुबारक महल में भी देखने को मिलता है। हाँ, सवाई माधो सिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया मुबारक महल। सही, लेकिन ये महल किसी एक भाषा या एक स्टाइल में बात नहीं करता। ये मुगल, राजपूत और यूरोपियन स्थापत्य शैली का एक अनूठा संगम है। तीनों स्टाइल्स एक जगह। मुबारक महल का आर्किटेक्चर एक तरह से पत्थरों में लिखी गई कूटनीति थी, यानी फॉरेन पॉलिसी। कूटनीति कैसे? देखिए, एक तरफ राजपूताना आर्चेज है, दूसरी तरफ मुगल स्टाइल के डोम्स हैं और तीसरी तरफ यूरोपियन स्टाइल के कॉलम्स हैं। ये उस समय की बदलती हुई सत्ता की एक तस्वीर थी। अपनी जड़ों से जुड़े रहना यानी राजपूत शैली, पिछले शासकों के साम्राज्य का सम्मान करना यानी मुगल शैली, और नए शक्तिशाली साम्राज्य यानी ब्रिटिश क्राउन को अपनाना जो यूरोपियन शैली से दिखता है। वाह, ये तो बेहद सोच समझ कर किया गया डिजाइन है। ये दर्शाता है कि उस दौर के शासक सिर्फ योद्धा नहीं थे, वो बेहतरीन डिप्लोमैट भी थे। लेकिन जब आर्थिक चुनौतियां खत्म हो जाती हैं और कूटनीति भी पूरी तरह सफल हो जाती है, तब स्थितियां बिल्कुल अलग होती हैं। तब क्या होता है? जब खजाने भरे हों और कोई आसपास संकट ना हो, तब राजाओं का ध्यान किस तरफ जाता है? तब शुरू होता है व्यक्तिगत शौक, जुनून और शक्ति प्रदर्शन का वो दौर जो कभी-कभी बेहद अजीब और विरोधाभासी लगता है। जैसे जयपुर का चंद्र महल, जो सिटी पैलेस का ही एक मुख्य हिस्सा है। 7 मंजिला इस महल को जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था। इसमें A.H. म्यूलर जैसे वास्तुकार शामिल थे और यहाँ एक पौथीखाना यानी शाही पुस्तकालय भी है। हाँ, चंद्रमहल का पौथीखाना बहुत मशहूर है। लेकिन इसमें जो सबसे हैरान करने वाली बात है, वो इसके अंदर रखे 2 बर्तन हैं। हमारे नोट्स के मुताबिक यहाँ विश्व के सबसे बड़े चांदी के 2 पात्र यानी सिल्वर वेसल सुरक्षित रखे गए हैं। विश्व के सबसे बड़े चांदी के बर्तन। तो इन सब का आखिर क्या मतलब है? दुनिया के सबसे बड़े चांदी के बर्तन बनवाने का ये कैसा अजीब जुनून था? ये शौक से ज्यादा एक धार्मिक निष्ठा और स्वदेशी जिद का किस्सा है। स्वदेशी जिद? हाँ, बात 1902 की है, जब महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय को इंग्लैंड के नए राजा किंग एडवर्ड 7 के राजाभिषेक यानी कोरोनेशन में शामिल होने के लिए लंदन जाना था। अच्छा। महाराजा बेहद धार्मिक थे। उनका मानना था कि समुद्र पार करने से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। उस वक्त ऐसी मान्यताएं थीं। और उन्होंने साफ कह दिया था कि वो अंग्रेजों के देश का पानी बिल्कुल नहीं पिएंगे। तो उन्होंने क्या किया? इस समस्या को सुलझाने के लिए उन्होंने 14,000 चांदी के सिक्कों को पिघलाकर ये 2 विशाल चांदी के बर्तन बनवाए। इनमें करीब 4,000 लीटर गंगाजल भरा गया और इसे पानी के जहाज से लंदन ले जाया गया। 4,000 लीटर? हाँ, ताकि महाराजा वहां अपना पवित्र पानी ही पिए। ये चांदी के बर्तन सिर्फ शान नहीं,
उनके अटल विश्वास का प्रतीक थे। एक राजा का 4000 लीटर गंगाजल लेकर समुद्र पार करना, ये सच में एक ऐसी कहानी है जो फिल्मों से भी ज्यादा रोचक लगती है। सही बात है। और जब बात राजाओं की व्यक्तिगत पसंद और आंतरिक प्रबंधन की आती है, तो नाहरगढ़ के महलों का जिक्र जरूर आना चाहिए। ओह हाँ, नाहरगढ़, जिसे सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। वहां सवाई माधो सिंह ने महल बनवाए, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने एक ही जैसे 9 महल बनवाए। एकदम, एक दूसरे की फोटोकॉपी। हाँ, 9 बिल्कुल एक समान महल। यहाँ तो दिमाग घूम जाता है कि आखिर कोई एक ही आकार, एक ही रंग रूप और एक ही आंगन वाले 9 महल क्यों बनवाएगा? क्या उनके पास नए डिजाइन सोचने का वक्त नहीं था? यहाँ वक्त या डिजाइन की कमी नहीं थी, बल्कि एक अलग तरह की कूटनीति काम कर रही थी, डोमेस्टिक डिप्लोमेसी। डोमेस्टिक डिप्लोमेसी मतलब घर की राजनीति। बिल्कुल, महाराजा की 9 रानियां थी और शाही घरानों में रानियों के बीच ईर्ष्या, जलन और शक्ति का संघर्ष एक आम बात हुआ करता था। अगर किसी एक रानी का महल थोड़ा भी बड़ा या ज्यादा सुंदर होता ना, तो उससे आंतरिक विद्रोह या असंतोष पैदा हो सकता था। इसलिए राजा ने 9 रानियों के लिए बिल्कुल एक समान 9 महल बनवाए, ताकि सब बराबर रहे। हाँ, ताकि सबको बराबरी का एहसास हो और महल के अंदर पूरी शांति बनी रहे। इसे आप उस दौर का एक बेहतरीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या HR स्ट्रैटेजी कह सकते हैं। एक समान 9 महल सिर्फ आपसी लड़ाई से बचने के लिए। ये कमाल की HR स्ट्रैटेजी थी सच में। और देखिए, शक्ति प्रदर्शन का ये सिलसिला वहीं नहीं रुका। और क्या है नोट्स में? हमारे नोट्स में और भी कई ऐसे उदाहरण हैं जहां इमारतें किसी खास मौके या शौक को दर्शाने के लिए बनाई गईं। जैसे जयपुर का एल्बर्ट हॉल ले लीजिए। अच्छा। 1876 में जब प्रिंस एल्बर्ट जयपुर आए, तो उनके आगमन पर राम सिंह द्वितीय ने एक पूरी की पूरी ऐतिहासिक इमारत खड़ी करवा दी, जिसके वास्तुकार सर स्विंटन जेकब थे। आज के दौर में मेहमान के लिए हम लोग रेड कारपेट बिछाते हैं, उस जमाने में मेहमान के लिए सीधे म्यूजियम बनवा दिया जाता था। शाही मेहमान नवाजी इसी को कहते हैं। या फिर टोंक की सुनहरी कोठी का जिक्र ले लीजिए, जिसे नवाब वाजिदुद्दौला ने बनवाया था। बताया जाता है कि 1817 से 1820 के दौरान वहां बकरीद के मौके पर ऊंट यानी कैमल की बलि दी जाती थी। ये उनके अपने धर्म और रिवाजों को अपनी वास्तुकला से जोड़ने का एक तरीका था। सही दिशा में सोच रहे हैं। और इन बड़ी इमारतों के साथ साथ कुछ छोटी परंतु बेहद खूबसूरत संरचनाएं भी इस दौर की अलग अलग आकांक्षाओं को दिखाती हैं। जैसे कि जसवंत थाड़ा। हाँ, जोधपुर का जसवंत थाड़ा, जिसे सरदार सिंह ने बनवाया। सफेद संगमरमर की इस आलीशान इमारत को राजस्थान का ताजमहल या मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है। ये दरअसल एक खूबसूरत श्रद्धांजलि थी। या फिर जयपुर का जलमहल, जिसकी कहानी सवाई जयसिंह द्वारा आयोजित अश्वमेध यज्ञ से जुड़ी है। उस यज्ञ के घोड़े और उस समय के क्षत्रिय गौरव का गवाह रहा है ये महल। वाह। वहीं जयपुर में ही सिसोदिया रानी का महल भी है, जहां हमें उस समय की राजनीतिक शादियों और अलग अलग शाही परिवारों के गठजोड़ का ऐतिहासिक आईना मिलता है। तो अगर इस पूरे विश्लेषण को, इन सारे हस्तलिखित नोट्स को एक साथ जोड़ें, तो जो तस्वीर उभर कर आती है वो सिर्फ खूबसूरत झराखों या चांदी के विशाल बर्तनों की नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये महल सिर्फ ईंट, पत्थर और चूने की इमारतें नहीं हैं। इनकी दीवारों में उदयपुर के जगमंदिर की शरण और 1857 की क्रांति की घबराहट बसी है। सही कहा। इनमें हवा महल की बिना नींव की इंजीनियरिंग और नेचुरल एयर कंडीशनिंग का वो अद्भुत चमत्कार कैद है। उम्मेद भवन के भारी पत्थरों में अकाल से जूझती प्रजा और उनकी रोजगार की आहटें सुनाई देती हैं। और चंद्रमहल से लेकर नाहरगढ़ के महलों तक शाही रानियों की आंतरिक राजनीति और दुनिया के दूसरे छोर तक गंगा जल ले जाने का वो अटूट जुनून दिखता है। बिल्कुल। और इसी में इन सभी स्रोतों का सबसे बड़ा सार छिपा है। देखिए, इतिहास को सिर्फ किताबों की तारीखों या राजाओं के क्रम में नहीं पढ़ा जा सकता। जब किसी ऐतिहासिक इमारत को देखा जाए तो उसकी नींव या हवा महल की तरह उसके बिना नींव के आकार को उस दौर के सामाजिक और आर्थिक लेंस से देखना बहुत जरूरी है। इन पत्थरों के पीछे छिपे डर, संकट, कूटनीति और व्यक्तिगत शौक वही उस दौर की असली कहानी बताते हैं। एकदम सटीक बात। उस जमाने के लोगों ने अपनी मजबूरियों, अपने समाज के ताने बाने, अपनी राजनीति और अपनी आकांक्षाओं को इन पत्थरों में हमेशा के लिए जमा कर दिया। इस चर्चा को यहाँ समाप्त करते हुए दिमाग में एक बहुत ही गहरा विचार आता है। कैसा विचार? आज का दौर कांच और स्टील के आसमान छूते टावर्स का दौर है।
100 या 200 साल बाद जब आने वाली पीढ़ियां हमारे आसपास बन रही इन आधुनिक इमारतों को देखेंगी, तो ये कांच और स्टील उन्हें हमारे दौर के बारे में क्या बताएगा? इन ऐतिहासिक महलों ने तो अपने वक्त के संकटों और शौकों को सदियों के लिए पत्थरों में कैद कर दिया है। पर क्या आज की वास्तुकला हमारे बारे में आने वाली पीढ़ियों को कोई ऐसी दिलचस्प कहानी सुना पाएगी? ये सच में एक सोचने वाली बात है।